हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ यूथ एंड करंट सिनेरियो। आज हमारे साथ हैं सना अजहर साहिबा। इनके साथ हम लोग आज बात करेंगे यूथ एंड साइकोलॉजी पर। ह्यूमन साइकोलॉजी और यूथ के सिलसिले में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूथ किस तरह से मेंटली प्रेशर में रहता है और उससे अगर मेंटली प्रेशर में है तो किस तरह से उभरा जा सकता है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉज क्या क्या हो सकता है जिससे कि एक यूथ स्पेशली मेंटली डिप्रेस हो जाता है, मेंटली इल हो जाता है। एक तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हमारी सोसाइटी में मेंटली इलनेस को मेंटली इलनेस माना नहीं जाता है, टैबू माना जाता है। ये तो दिमाग से बीमार है, ऐसा कह के मजाक भी उड़ाया जाता है। उन सब बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सना अजहर साहिबा से और उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें। जी, तो मेरा नाम सना अजहर है। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है साइकोलॉजी लास्ट ईयर itself एंड सिंस देन आई एम स्ट्रगलिंग यूथ हरसेल्फ। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करना, ट्रायल एंड एरर सिनेरियो को देखते हुए समझना कि हम कौन सी फील्ड के लिए काबिल हैं। तो उस ब्रेक से आप धीरे धीरे कर कर उभर रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें हम बेहतर अपने आप को मानते हैं उस चीज़ को इम्बाइब कर रहे हैं, ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बाकी सोशल वर्क और इवेंट मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत रुझान रहता है, तो वो ऐसा है कि ओकेजनली औरंगज़ेब के साथ भी और बाकी और भी हम लोग के चुनिंदा दोस्त हैं उनके साथ चलता रहता है साथ ही साथ में। हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरा ये है कि यूथ जो है मेंटली इल हो जाना, मेंटली डिप्रेस हो जाना, ये होता है, हमारे साथ होता है अक्सर। हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे जो यूथ हैं किसी चीज़ को लेकर के पढ़ते पढ़ते जो है वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा उनका जो है पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पता नहीं, या तो कॉज होता है बता नहीं पाते हैं या तो फिर बताना नहीं चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कि मेंटली चैलेंज होता है, मेंटली डिप्रेस होता है, और उन फैक्टर्स से निकलने के क्या क्या उपाय हैं? ठीक है, तो बेशक लाइक मेंटल इलनेसेस जो रहती हैं, जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो एज अ यूथ फेस करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आगे अपने एडल्टहुड में जाकर जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो जो ओरिजिनेट होती हैं ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें चालू होती हैं उनके चाइल्डहुड से। अच्छा, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में भी बहुत एक बड़ा एम्ब्रेला टर्म है, सिर्फ एंजाइटी या डिप्रेशन तक वो सीमित नहीं रहता। कई तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इन्फेंसी से ही चालू रहते हैं। तो हर एक मेंटल हेल्थ इशू का ट्रीटमेंट का तरीका बहुत डिफरेंट रहता है। अगर हम बात करें कि यूथ किस तरीके की करंट सिनेरियो को देखकर चैलेंजेस में आता लेता है एक तरीके से, तो हम ये देखें कि इसका ओरिजिनेशन से ही अगर हम इसके रिजॉल्व करते चले जाएं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे स्कूल के टीचर्स हैं या जो भी हमारे मेंटोर रहे हैं, तो अगर ये चाइल्डहुड से प्रॉब्लम्स एड्रेस करी जाएं तो ये प्रॉब्लम्स और आगे अलग लेवल पर ना बढ़ी जाएं। बात करें कि किन फैक्टर्स से ये ओरिजिनेट होता है, तो मेनली चाइल्डहुड इश्यूज़ जो कि आपको एक तरीके से शेप कर देता है। आप जिस एरिया में आप रहते हो, जो आपका एरिया है, मतलब डेमोग्राफिक है, आपके जिस तरीके की पेरेंटिंग हुई है, आपके फैमिली मेम्बर्स का आपसे बातचीत करने का तरीका, आपकी परवरिश देखने का तरीका, फिर आप जाते हो स्कूलिंग पे तो आपकी टीचर्स ने आपसे किस तरीके से डील किया है। यहीं पर हम देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जुड़ता जाता है। भाई एक अपर मिडिल क्लास, एक अपर क्लास के डिफरेंस चैलेंजेस बहुत अलग रहते हैं एक लोअर क्लास या एक डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से जो बच्चे निकल कर आते हैं। सबके इश्यूज बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि कौन सी जगह से वो उठ कर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से उनकी परवरिश की है और उस परवरिश का नतीजा क्या हुआ है, किस तरीके से अगर नेगेटिव असर हुआ है तो किस तरीके से नेगेटिव असर हुआ है, और अगर पॉजिटिव हुआ है तो किस तरीके से वो इम्यून होकर अपने चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसी चीज़ की वजह से आई फील कि पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब एक मेजर रोल रहता है। भाई हम बोलते हैं कि एक इंसान अगर हम कहें तो रेपिस्ट या कोई भी सेक्सुअल प्रेडेटर या मर्डरर्स, ये लोग कैसे बनते हैं, एक इंसान क्रिमिनल कैसे बनता है,
वो होता तो इंसान ही है ना, वो पैदा तो एक नॉर्मल एक बच्चे की तरह ही होता है, लेकिन जो उसने अपनी ज़िंदगी में फेस करे हैं चैलेंजेस, वो सारे चैलेंजेस उसे शेप करते हैं जो वो आज है। और इसी तरीके से अगर हम किसी एक महापुरुष को देखें, फॉर एग्जांपल कि APJ अब्दुल कलाम की एक जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है हम लोगों के लिए, तो वो भी एक बहुत गरीब तबके से उठकर आए हैं और बहुत सारे उन्होंने भी चैलेंजेस फेस किए थे, बट उन चैलेंजेस को फेस कर वो ऐसे इंसान बने हैं कि वर्ल्ड ओवर लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, वो सबकी इंस्पिरेशन है। तो यहीं पर हम देखें कि कोई भी इंसान हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, भाई वो कैसे डील कर रहा है, उसकी सोसाइटी उसको किस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही है, ये बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। डील करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, बहुत अलग। और वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रास्ता चुना है बचपन से लेकर के आपको जवानी तक, और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। ये आप जो कह रही हैं शायद मैं सही समझ रहा हूँ कि जिस तरह से बीज बोया जाता है उसी तरह से फल काटा जाएगा। तो बचपन में जो सिखाया गया है वही चीज़ आपको आगे चल करके आपके काम आने वाला है। तो यानी कि जो पेरेंटिंग होती है वो पेरेंटिंग को अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो बहुत सारे मसाइल सोल्व हो सकते हैं। और एक और चीज़, सेल्फ अवेयरनेस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आजकल सभी लोगों में कमी है, मैं अपनी भी मानूंगी कि भाई इंसान को अगर अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं तो वो कितना एक्सेप्टिंग है कि हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है। जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि अगर कहीं हमारे माँ बाप से भी कोई गलती हुई है हमारी परवरिश में, तो उस चीज़ को हमें कैसे डील करना है कि वो चीज़ हम में ना आए। अगर हमें लगे कि वो इस चीज़ में गलत थे तो हम हमेशा तो ब्लेम नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एडल्ट से कि वो हमारे तौर तरीके से बदल जाए, लेकिन हम अपने आप से समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमको भी सोचना पड़ेगा कि अगर पेरेंटिंग में कहीं गलती हुई भी है तो हमारे अंदर अगर हमको अभी फील हो रहा है कि अभी ये गलत चीज़ है तो अभी हम सुधार लें, और ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उसको सुधारती चली जाए। बेशक, जैसे हम पॉलिटिक्स का कहते हैं, हम अलग अलग सोशल इश्यूज का कहते हैं कि अगर आपको सुधारना है तो आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ भी है कि अगर आपको सुधारना है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग, मतलब जो लोग डील करते हैं उन लोगों के लिए आसान नहीं रहता कि एक डिप्रेस या सुसाइडल थॉट्स जिसके दिमाग में रहते हैं, वो इंसान ही जानता है कि वो किन हालातों से गुजर रहा है, किन हालातों को फेस कर रहा है। लेकिन यही है एट द सेम टाइम उसकी स्ट्रेंथ ये चीज़ बोलती है कि आप किस तरीके से उस स्ट्रेंथ को लेकर आगे जाओ, कि वो स्ट्रेंथ आपकी नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को रिजॉल्व कर सके, आपको हिम्मत दे सके अपने आप से आगे बढ़ने की। अच्छा, इसी सिलसिले में मेरा एक और सवाल है कि अगर मान लो कि मेरा एक दोस्त है जो कि कुछ दिन पहले ही मेरे को मैसेज किया कि यार सुसाइडल थॉट आ रहा है, तो पहला मेरा सवाल ये है कि सुसाइडल थॉट क्या रैंडमली आ जाते हैं या किसी को भी आ सकते हैं या किसी खास टाइम पे आते हैं, ये सब सवाल आता है। और दूसरा सवाल ये है, अगर किसी को थॉट आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि बात करो या किसी से कहो या शेयर करो, तो इसको मतलब ओवरकम अगर करना हो तो आपके जहन में कोई बात आ रही हो जो शेयर करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आ सकता है। बेशक, मतलब देखिए अगर कोई सुसाइड की बात करता है तो पहली चीज़ उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम क्या होते हैं कि हम एक मीम वाले वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हम चीज़ों का एक बहुत लाइट तरीके से रहते हैं कि नहीं ये तो है ना हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो ऐसे, इसकी तो हर बार की कहानी यही है और ये तो हमेशा ही ये बात करता है। लेकिन अगर वो हमेशा ये बात कर रहा है, हम तो हमेशा बात नहीं करते ना, वो बात तब निकल कर आती है जब इंसान असल में परेशान रहता है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला इंसान के मुंह से निकल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, या मुझे ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, या मुझे रात में नींद नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अपना काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी इंडिकेशन आ रही है तो आप एज एन इंडिविजुअल, अगर आप प्रोफेशनल भी नहीं हो तो आप कोशिश करो कि वो इंसान समझे कि वो किसी प्रोफेशनल की मदद ले। एट द सेम टाइम वो इंसान एक्सेप्ट करे कि हाँ उसे प्रोफेशनल की मदद लेना ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस भी हैं जो कि हम औरंगजेब से शेयर कर देंगे, तो वो अपने पेज पे भी अपलोड कर देंगे कि किन हेल्पलाइंस को हमें अप्रोच करना चाहिए अगर ऐसा है तो हमें इस चीज़ को बहुत, कोई भी इंसान अगर सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अगला स्टेप क्या कर ले।
जो बिल्कुल। और उसको हेल्पलेसनेस फील ना हो, आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपका वो काफ़ी करीबी इंसान है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, या कोई भी एक्सवाइज़ इंसान है, हम्म, तो आप उसे एम्पैथेटिकली डील करो, हम्म, ना कि सिर्फ छोड़ मजाक दिया, कर लिया। मजाक कर लिया, मजाक हाँ। बना के छोड़ दिया, कि उसे महसूस हो कि हाँ उसके लिए लोग हैं। हम्म, और कई दफ़ा आप ये देखिएगा, जो लोग सुसाइड करते हैं वो आपको लगेगा नहीं कि हाँ कि ये इस सिचुएशन से गुजर रहा सिचुएशन से हो। गुजर रहे हैं। हम्म, वो बहुत एक नॉर्मल चिल इंसान दिखेंगे हर मस्ती मजाक करते हुए, लेकिन अगर वो अपने डीपेस्ट डार्केस्ट फेज में किसी से ये डिस्कस कर रहा है, तो उस इंसान की जिम्मेदारी ये है कि उसे थोड़ा सीरियसली लेकर उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, और मतलब कि किसी प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं, या किसी उसके पास सोर्सेज हो किसी से बात करने के लिए। जो बातें इन्होंने बताई कि कई बार आपको लगता नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा एक साथी था, एकदम अचानक से खबर आई कि उसने सुसाइड किया, एकदम अचानक से। और वो भी किस वजह से कि एक पेपर में बैक लग गया था, और उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस कि सुसाइड कर लिया। और इतना बुरा लगा हमको कि हम किसी को खबर नहीं थी, किसी को भी हमें हमारे पूरे ग्रुप में से किसी को खबर नहीं थी, और अचानक से सुबह से खबर आई कि उस बेचारे ने सुसाइड कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास मतलब लोग समझ में नहीं आते, इस आदमी को भी सुसाइडल थॉट आ सकता है। तो अगर कोई कहता है कि सुसाइडल थॉट आ रहा है, तो उसको सीरियस लेकर के, थोड़ा सा सीरियस लेकर के हमको ये देखना चाहिए, उसको थोड़ा सीरियस लेकर के बोलना चाहिए, देखना चाहिए। जो बता रहा है उसको कम से कम आप सुनिए, और उसको ले जाकर प्रोफेशनल तक ले जाइए। जैसे कि सना ने बताया, कुछ प्रोफेशनल के नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कुछ कॉन्टेक्ट दे देंगे, वहाँ भी आप जा सकते हैं। एक और मैं चीज़ जो ऐड ऑन करना चाह रही थी, जैसे आपने अपने दोस्त का बताया था कि उसकी बैक लगी और आपको पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया, तो मतलब कभी भी एक रीज़न नहीं रहता सुसाइड का। हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ इसका किसी लव रिलेशन था, वो ब्रेकअप हुआ, इसकी वजह से सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स ने फ़ोन छीन लिया, उसकी वजह से सुसाइड कर लिया, वो फेल हो गया या हो गई, इसकी वजह से सुसाइड कर लिया। लेकिन वो सिर्फ एक रीज़न नहीं रहता, वो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं जो कि शायद हमें नहीं समझ में आते, लेकिन क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक ही रीज़न दिखता है, लेकिन जो इंसान डील कर रहा है वो अलग अलग रीज़न से डील करता है। कि एक लास्ट पोजीशन पे पहुंचना कि किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है कि खुद की जान ले ले किसी भी तरीके से, और वो उस लेवल पर पहुंच रहा है, तो मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होंगी जो वो महसूस कर रहा होगा। तो यही है कि कभी भी है ना, एक रीज़न पे हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई अलग अलग रीजंस रहते हैं उसके। भाई इतने सेलिब्रिटीज़ जो कि ऑलरेडी अपने पहुँचे हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत हैं, और भी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रह चुके हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है ज़िंदगी में? अपन लोग ये देखते हैं ना कि इनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, फिर क्यों? मतलब इतना पैसा है कि प्रोफेशनल्स को हायर कर सके, लेकिन फिर भी तो इतना आसान नहीं रहता किसी को अपनी खुद की जान ले पाना। तो आपको फिर सभी एस्पेक्ट सोचना चाहिए कि क्या पता कि भाई उसने कितनी और चीज़ों से डील किया हो, लेकिन हम सिर्फ है ना उसे बोल रहे हैं कि यार वो बेवकूफ़, उसने सिर्फ बैक आने की वजह से कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि कोई एक कारण नहीं होता है, और उसको लेकर के हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस आदमी को उसके जाने के बाद भी खींचते रहते हैं। हाँ, मतलब ये जैसे छोटी सी बात पे सुसाइड मजाक उड़ाते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि माँ बाप ने फ़ोन छीन लिया, बच्चे ने अपनी जान ले ली। तो ऐसे एक इतनी तो समझ होती है एक बच्चे में भी कि भाई क्या है। क्या है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे भी वो बहुत सारे चीज़ों से डील कर रहा था, जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आया कि जिससे कि वो नहीं कर पा रहा है डील, तब जाकर के उस आदमी ने, जाहिर सी बात है, अपनी जान को लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, अपने खुद की जान लेना किसी के लिए आसान नहीं होता। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेकर के, साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर के। अगर कोई यूथ सोचता है कि यार इसके अंदर कुछ काम किया जाए, इसको थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा समझा जाए, और इसको जो है एज अ करियर भी अगर इसको देखें, प्रोफेशनल बना जाए, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आप बता भी रही थी साइकोलॉजिस्ट, इसके पहले जो हम बात कर रहे थे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट,
इस तरफ अगर अपना वो फ्यूचर देखता है तो वो कैसे जा सकता है, क्या रास्ता है, किधर जाए, क्या पढ़े? देखिए बेसिक ये है कि अभी तो सीबीएसई करिकुलम में भी साइकोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ गया है। तो आप अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इस सब्जेक्ट को फ्यूचर में पढ़ने के लिए, तो वो अपने स्कूल से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकता है कि उसे एक बेस मिल जाए। अगर नहीं भी, अगर हमने कोई और ऑप्शन लिया तो हम बैचलर्स में बीए कर सकते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं या जनरल साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको बेहतर समझ में आए कि हाँ इसमें और करियर बनाया जा सकता है तो आप मास्टर्स का एक फील्ड रहती है। अब मास्टर्स में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन रहती है, एक जनरल साइकोलॉजी रहती है, एक क्लिनिकल रहती है, और कुछ कुछ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी रहता है। अलग अलग स्पेशलाइजेशंस अलग अलग जगहों के हिसाब से, यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से आप ले सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो भाई। फिर उसके बाद आती हैं प्रैक्टिसिंग पे। तो आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा जहाँ पर आप एमफिल करें इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपको पता ही होगा कि एमफिल इंडिया में कैंसिल हो चुका है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी का एमफिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल मास्टर्स करने से लेकर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने में जो गैप रहता है वो एमफिल फिल करता है। तो अब एमफिल अगर आपको करना है तो आप ARCI रजिस्टर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वहाँ से आप कर सकती हो। उसकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्जामिनेशंस रहते हैं। उन एग्जामिनेशंस को आप क्रैक कर आप एमफिल कर सकते हैं। फिर आप लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप काउंसलिंग के साथ साथ। वरना अगर हम एक जनरल साइकोलॉजिस्ट को देखें तो वो मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई उसमें नहीं हुई है। यहाँ पर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विद काउंसलिंग, विद थेरेपीज एंड एवरीथिंग। अब अगर आपको फिर और डेप्थ में जाना है, अगर आपको मेडिसिन में जाना है, तो फिर आप नीट के एग्जामिनेशंस क्रैक कर फिर जो MBBS का रास्ता रहता है वहाँ पर आप साइकाइट्री एज ए स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जहाँ पर फिर वहाँ पर काउंसलिंग नहीं आता है। मतलब आप चाहें तो अपनी मर्जी से काउंसलिंग प्रोवाइड भी कर सकते हैं अगर आपने उतनी सीखी है, वरना जनरल ये रहता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना इस इंसान की प्रॉब्लम्स को समझकर कि क्या उसके मेडिसिन बेहतर वर्क करेंगी। तो साइकाइट्री साइकोलॉजिस्ट में बहुत ही अंतर रहता है। अब आप अगर और जाना चाहें तो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पर अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं या साइकाइट्रिस्ट नहीं या एक जनरल साइकोलॉजिस्ट नहीं, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी वर्क कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं, NGOs में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, मतलब तरह तरह के देर आर वेराइटी। स्कूल साइकोलॉजिस्ट से लेकर कॉलेज साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद फिर डी एडिक्शन के भी रहते हैं। अलग अलग एरियाज बहुत डिवाइडेड हैं। न्यूरो साइकाइट्री भी आती है अगर आपको और इन डेप्थ जाना है तो। क्रिमिनल साइकोलॉजी आती है, काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग फील्ड लगती है। साइबर साइकोलॉजिस्ट भी इंट्रोड्यूस हुई है कुछ वक्त पहले। तो ऐसा है कि स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में आपको साइकोलॉजी में करियर बनाने का, बट एट द सेम टाइम ये चैलेंजिंग भी अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि इसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है। दूसरा मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को जो बजट दिया जाता है इंडिया गवर्नमेंट जो देती है मेंटल हेल्थ को बजट, वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो काफ़ी कम हैं, और वैसे हेल्प सेंटर्स भी काफ़ी कम हैं। कि अगर हम चाहें तो इतना आसान भी नहीं रहता कि किसी साइकोलॉजिस्ट को हम अफोर्ड भी कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियली भी इतना आसान नहीं रहता। बट यह है कि गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, तरह तरह के सोर्सेज भी ओपन हैं, बस आपको अपनी रिसर्च थोड़ी सी करनी पड़ेगी। खुद जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है इसमें, खुद सेल्फ अवेयरनेस हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर सको, आपको वो फाइनेंशियल एड भी मिल सके डील करने का, बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बताया, इस सिलसिले में एक सवाल मेरे ध्यान में आ गया कि जनरली एक मेरा दोस्त है जो कि इन सब चीज़ों से डील कर रहा था, तो उसी ने मेरे को बताई कि यार इनमें ना थोड़ा वही मसला आता है थोड़ा फाइनेंशियली का, कि फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। साइकेट्रिस्ट की अगर बात करें स्पेशली तो बहुत ज़्यादा वो आवर्स के हिसाब से पर आवर या पर डे या पर सेशन जो भी होता है, तो फ़ी बहुत ज़्यादा होती है।
तो इसका कोई अभी तक कोई तोड़ निकल के आया है कि किसी एक आदमी के पास अगर नहीं है, मान लो जी जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या मेंटली इल नहीं हो सकता है, मेंटली डिप्रेस नहीं हो सकता है, मेंटली परेशान नहीं हो सकता है? और अगर होता है तो फिर उसको कोई एनजीओ हो या कोई संस्था हो जो ऐसी फील्ड में काम कर रही हो, उस तक पहुंचने का क्या रास्ता है? बहुत सारे ऐसे एनजीओज बने हैं और गवर्नमेंट की भी हेल्पलाइंस हैं जहाँ पर आप जाके बोल सकते हैं। जैसे एक संगत करके एनजीओ है, मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ऐसे ही भोपाल में भी तरह तरह के एनजीओज हैं, आधार सेंटर है, ऑरेंज आउल परसेप्ट्स है। लास्ट ईयर हमने सुसाइड प्रिवेंशन डे किया था, तो वहाँ पर एक जितेंद्र शर्मा करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमसे बोला था, जब कुछ लोगों ने ये पॉइंट रेस किया था कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं एज अ पर्सनल थेरेपिस्ट, मैं यही ऑफ़र कर सकती हूँ कि मैं उस इंसान से उस वक्त फीस ना लूँ जब तक वो कमा ना रहा हो या कमा नहीं रही हो। क्योंकि हमें भी देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान परेशानी से डील कर रहा है तो हम किस तरीके से उसे अपने तौर पर भी एड प्रोवाइड कर सकें। वरना फिर ये है कि एनजीओज अलग अलग हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग उभर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी अलग अलग उमंग हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन है ये सब अपने अपने आप में वर्क कर रही हैं। बस ये है कि अगर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तो फिर आप और लोगों का सहारा लें। इस चैनल को भी अप्रोच कर सकते हैं, उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हमें इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, हमें कोई एक रास्ता बताएं। बिल्कुल। आपने जैसे अभी एक 2 साल पहले ही सीबीएसई ने साइकोलॉजिस्ट कंपलसरी कर दिया है सारे स्कूल्स के लिए। तो भाई आप हर एक कॉलेज या स्कूल में साइकोलॉजिस्ट का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ क्या आती है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहा है, या मैं भी एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी रहती है कि मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊँ कि मैं किसी तरीके से जो इंसान मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, मैं उस तरीके से उस सामने वाले इंसान को एम्पावर कर सकूं कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर सके। ये मेरी एक जिम्मेदारी रहती है। इसमें एथिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मतलब जो भी इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहें वो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि इसमें एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है, इसमें कॉन्फिडेंशियल रहना बहुत ज़रूरी है, कि इतना कॉन्फिडेंशियल कि आप एक बच्चे की बात उसके माँ बाप से भी नहीं शेयर कर सकते। जब तक कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती तब तक आप किसी से शेयर नहीं कर सकते जो भी वो इंसान कहना चाह रहा है। सही बात। तो इसमें और अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि यहाँ पर जो एक गैप आ रहा है, फाइनेंशियल भी जो गैप इसलिए बढ़ा है क्योंकि प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बहुत कम है इंडिया। तो जो रेशो है प्रोफेशनल थेरेपिस्ट और आम आदमी के बीच, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं उनके आप कहेंगे कि उनके रेट भी फिर हायर ही रहते हैं। तो वही ब्रिज करने के लिए हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इतना अपने आप को केपेबल बनाएं। जो भी इस फील्ड में जाना चाह रहा है या इस फील्ड में अगर रुचि भी रखता हो तो भी देयर आर सेवरल कोर्सेज जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। कि भाई एक गेट कीपर की ट्रेनिंग रहती है कि अगर कोई आपके आसपास वाला किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो आप कैसे हैंडल कर सको उसे। जैसे हम बोलते हैं कि CPR ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए कि भाई किसी को एकदम हार्ट अटैक आया तो एक कोई जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं हो वो CPR कर सके। वैसे ही कोई भी अगर इश्यू से डील कर रहा है तो इतना हम एम्पैथेटिक हों, इतना हम एक्सेप्टिंग हो कि हम उससे प्यार मोहब्बत से उस इंसान को डील कर सकें। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत कीमती बात आपने बताई कि किस तरह से हम एक अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, आसपास के लोगों को किस तरह से डील कर सकते हैं अगर उसको ऐसे थॉट्स आते हैं या ऐसी कोई परेशानी आती है तो। और मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छी लगी होगी और ये बात इन्फॉर्मेटिव लगी है, ये बड़ी अच्छी बात है। और जाते जाते जो है हम आपको बता देते हैं। अच्छा, एक जाते जाते एक लास्ट सवाल है आपसे कि अगर कोई अभी आने वाला न्यू कमर्स जो हैं, अगर आपके साथ कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं या आपके नज़र में कोई ग्रुप है उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं?
मैं अपना नंबर ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल। कि अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप चाहें कि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो नहीं, तो जैसा आपने कहा है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो या किसी को रीच आउट करना हो, मुझे किसी भी तरीके की हेल्प में, करियर गाइडेंस हुआ या काउंसलिंग हुई या किसी और प्रोफेशनल के पास जाना है, या अगर फील्ड की ही अगर कुछ इन्फॉर्मेशन Knowledge चाहिए, लेनी है। नॉलेज लेनी हाँ। है, तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग ज़रूर हमें रीच आउट करें एंड हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी बेहतर तरीके से आपकी हेल्प कर सकें उतना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी बहुत बेहतरीन दोस्त सना अज़हर साहिबा, जिनके साथ हमेशा ही बातें करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत मुश्किल से मिलती हैं ये, लेकिन जब भी मिलती हैं तो बहुत बेहतरीन बातें करने को मिलती है। जब भी आपको इनसे कांटेक्ट करना हो तो एक बार में फ़ोन उठा लें, बहुत अच्छी बात है। वरना व्हाट्सएप मैसेज आप ड्रॉप कर दें। वरना आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें। जब भी फ्री रहेंगी तो ये आपसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगी। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। सना अज़हर साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया And, आपका। अच्छा लगा। आई होप कि आपका चैनल और ग्रो करे बहुत शुक्रिया। और लोगों को इस चैनल के थ्रू अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन मिले। बस हम यही कोशिश कर रहे हैं। Congratulations आपको बहुत बहुत एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम मेंबर्स इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी अलग यूथ के साथ, किसी और नौजवान के साथ जो अपने जुनून के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है या कर रही है या करने की कोशिश कर रही है। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।